जय श्री राम दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बैंकरप्टेंसी के बारे में। इसका अर्थ होता है दिवालियापन। मेरे प्यारे साथियों, ये भी एक प्रकार का एग्जिट स्ट्रेटजी है। जब आपका बिजनेस घाटे में जाता है तो वहाँ से आपको उस बिजनेस को छोड़ना है, उससे आपको भागना है। आपके पास अगर लोन की बहुत महामारी हो गई है, पैसे आप नहीं चुका पा रहे हैं, तो बिजनेस को समाप्त कर दीजिए, बिजनेस को बेच दीजिए, किसी थर्ड पार्टी को, किसी दूसरे आपके परिवारजनों को ही सौंप दीजिए। या फिर आपका सब कुछ लोन जो है इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब आप उस पैसे को, अपना सारा एसेट बेच देने के बाद भी नहीं चुकता कर पाएंगे, तो ऐसे में बोला जाएगा कि आपका वो जो बिजनेस है वो दिवालिया हो चुका है, बैंकरप्सी हो चुका है। आपके पास अब केवल एक ही रास्ता बचता है। आप अपने जहाँ से आपने लोन लिया है, लेट सपोज आपने बैंक से लोन लिया है, डेप्थ लिया है, या फिर क्रेडिटर्स, क्रेडिट कार्ड स्कीम, वो भी एक प्रकार का लोन होता है, उससे आपने लोन लिया है। तो आप अगर सही समय पे नहीं लोन को चुका पाएंगे, आपका वो इतना ज़्यादा घाटा हो गया है कि आप अब कितना सारा भी जत्न कर ले, आप उन सारे क्रेडिटर्स को पैसे नहीं चुका पाएंगे, सब कुछ बेच देने के बावजूद भी। तो आपके उस ऑर्गेनाइजेशन को, आपके उस संस्था को दिवालिया कहा जाएगा कि अब बर्बाद हो चुका है। तो ऐसे स्थिति में चूँकि बैंक वाले तो मानेंगे नहीं, जब आप उसके किस्तों को नहीं चुका पाइएगा, क्रेडिटर्स तो मानेंगे नहीं, ठीक है। तो आपके पास एक विकल्प जो है वो सरकार देती है कि अगर ऐसा परिस्थिति किसी भी व्यक्ति को, किसी भी एक कॉर्पोरेट को ऐसा आता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी स्थिति आ जाती है किसी भी कारणों से, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, एक पिटीशन फाइल कर सकता है कोर्ट में, ठीक है। बैंकरप्सी उसी को बोला जाता है। इसमें क्या होगा, तो अब जो आप जो है वो बताइएगा कोर्ट में पिटीशन डाल करके कि इन कारणों से मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो घाटे में चला गया है, और जो डेप्थ है, जो लोन है, उसको मैं नहीं चुका पाऊँगा। तो आप क्या कीजिए, मुझे कुछ ऐसा रास्ता बताइए, कुछ ऐसा उपाय कीजिए। कोर्ट वाले को यह आप बैंकरप्सी में आप पिटीशन डालते हैं जिससे कि मेरे एसेट को बेच करके जो लोन है उसको चुकता कीजिए। पूरा चुकेगा तो नहीं, लेकिन जो भी चुकाना है, जितना उन्हें, जितना संभव हो सके उतना उनको दे दीजिए। उसके बाद हमें माफ़ किया जाए, कुछ और चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ और लोन की ज़रूरत पड़ेगी, वो कोर्ट का, सरकार का काम है कि उसे चुकाएगा। अब इस व्यक्ति को, हमें, आपको आज़ादी मिल जाएगी अगर हम लोग बैंकरप्सी फाइल करते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो आप कोर्ट में पिटीशन डालते हैं कि हमारा जो ऐसा ऐसा मामला है घाटा में चला गया है। कोर्ट क्या करेगा, तो आप क्या कहिएगा बैंक में कि हमें छूट दिया जाए, मेरे एसेट को बेचा जाए, लेकिन उसके बाद भी मैं नहीं चुका पाऊँगा तो मुझे माफ़ किया जाए, ऐसा कुछ कहना है रहेगा, पिटीशन डालिएगा। तो बैंक या फिर कोर्ट जो रहेगा वो क्या करेगा, सारे आप में और जो क्रेडिटर्स है, डेप्थ जिस बैंक से आपने लिया है उससे पहले तो समझौता करवाने का कोशिश करेगा। समझौता नहीं हो पाएगा तो आपके बैंक एसेट को कानूनी रूप से, कोर्ट का काम हो जाएगा कि आपके सारे संपत्तियों को बेच देगा। उससे जो जो रेवेन्यू जनरेट हुआ उसे बैंक वाले को चुकाएगा। और बैंक से उतना से भी नहीं पूरा होता है, पूरा पैसा नहीं चुका पाया जाएगा उस पैसे से भी, तो वो जो क्या है, बैंक जो कोर्ट का कार्य है कि आप जो जो कुछ और पैसा उन लोगों को दे दिया जाए, उसके बाद भी बच जाता है। तो एक निश्चित तय सीमा निर्धारित होती है, उस तय सीमा में आपने कुछ, आपको भी, आपका तो सारा संपत्ति बिक चुका है, लेकिन बैंक वाले को कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। आप जैसे देख सकते हैं, आप मान लीजिए क्या है, विजय माल्या है कि भाग गया है भारत छोड़ के, बैंक से सारा पैसा लेकर के, नीरव मोदी बैंक से पैसे निकाल करके विदेश भाग गया है, लंदन रह रहा है। अब लंदन वाले एक ऐसे, वो लोग क्या बोलते हैं, वो लोग ऐसे कानून बना चुके हैं
कि वहाँ पे जो भी लोग जाएगा वो अगर $1 बिलियन का वहाँ पे इन्वेस्ट कर देगा तो लंदन वाले इंग्लैंड की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। तो ऐसे व्यक्ति को, चाहे वो भगौड़ा क्यों ना हो, कोई अपराधी क्यों ना हो, उसको सुरक्षा प्रदान करती है, उसको सारा कुछ फैसिलिटी देती है वहाँ पे रहने का। इसलिए सारे जो अपराधी होते हैं वो विदेश भाग जाते हैं। तो मान लेते हैं विजय माल्या का ऐसा, अगर ऐसे तो वो भाग गया, भगौड़ा है, तो एक कोर्ट में ऐसा याचिका दायर हुआ, कुछ भी हुआ, तो विजय माल्या के सारे भारत के प्रॉपर्टी करोड़ों अरबों को वहाँ पे कैप्चर कर लिया गया, उसके ऊपर कब्जा सरकार का हो गया, और सरकार उस पैसे से जो भी उसके भागने से नुकसान हुआ है, जो भी उसने लोन लिया था, उसकी भरपाई कर रही है और भरपाई हो भी चुकी है। लेकिन अब फिर भी भारत सरकार, चूँकि उसने भागा है देश से, उसे लाने का पूरा तैयारी कर रहा है। कोर्ट में फैसले, वहाँ पे यूएन के कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा है कि उसे भारत में भेजा जाए, यहाँ पे उसने सज़ा दिया जाएगा क्योंकि वह भारत का अपराधी है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं, अगर आप मान लिया जाए सहारा इंडिया, जो क्या करती थी, एजेंट से काम करवा के, PSCL बोला जाता है, उससे होता था क्या, सारे लोगों से पैसा जमा करवाया जाता था। बोला जाता था कि आप 100 रुपये महीना में जमा कीजिए, 5 साल तक जमा कीजिए, और 5 साल और इंतज़ार करना होगा आपको, 10 साल में मान लेते हैं कि आपको 1 लाख रुपया मिल जाएगा। ऐसा लालच दे देकर बहुत सारे LIC वाले, सहारा, क्या क्या PSCL, बहुत सारे हो गए थे, बजाज फाइनेंस केयर, सारे लोग पैसे, एजेंट का काम बीच में बहुत सारा चल रहा था कि 10 साल पैसा रखिए, आपका 1 लाख हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा, 25,000 जमा कीजिए, 25 साल में 10 लाख हो जाएगा। ऐसा लालच दे करके बहुत सारे यहाँ पे एजेंसियाँ थी, कंपनी थी, वो करवा रही थी। लेकिन वो लोगों ने सबको ठग लिया। और मैं बात कर रहा हूँ सहारा इंडिया की। तो मान लेते हैं कि वो उतना बेनिफिट नहीं कमा पाई। अब उतना बेनिफिट नहीं कमा पाए तो अब जो यहाँ पे जो भी लोग ने उसमें पैसा जमा किए थे, अब सहारा इंडिया किसी भी कारण से उतना पैसा जितना उसने वचन दिया था लोगों को, जितना उसने वादा किया था, उतना तो नहीं चुका पाएगी क्योंकि उसको घाटा लग गया। तो अब क्या, उसने मान लेते हैं कि बैंकरप्सी फाइल कर दिया, कोर्ट में जाकर के फाइल कर दिया कि मैं अब नहीं चुका पाऊँगा। तो अब कोर्ट क्या तय करेगा, कोर्ट तय करेगा कि जो लोगों का पैसा तो डूब गया, लेकिन लोगों ने जो भी पैसे, कम से कम जितना पैसा जमा किया है, उसको तो लालच दिया गया कि आपके पैसे जमा करने से 10 गुना 20 गुना आपको मिलेगा। लेकिन चूँकि जितना उसने कम से कम, मान लेते हैं 25,000 जमा कर दिया, उतना तो कम से कम बैंक का काम है कि दिलवाएगा। ठीक है, कोर्ट का काम है कि उस पिटीशन के, बैंकरप्सी फाइल करने के, कि कम से कम लोगों को तो इतना पैसा देने होंगे। लोग अब पोर्टल के सारे लॉन्च हो गए हैं, अब वहाँ पे लोगों को पैसा, वहाँ पे अप्लाई करने पे पैसा आ रहे हैं सहारा इंडिया का। तो यही सब चीज़ें हैं बैंकरप्सी में। तो मान लेते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, तो सहारा इंडिया के एसेट को बेच दिया जाएगा, फिर उससे जो पैसा आया वो लोगों को दिया जाएगा। उसके एसेट बेचने के बाद भी लोगों का पैसा नहीं दिया जाना संभव होगा, तो अब सरकार का काम है कि वो अपने तरफ से पैसा लोगों को दे। ठीक है, तो यही चीज़ है। आप देख सकते हैं बैंकरप्सी इज ए लीगल प्रोसेस। क्या है, तो एक कानूनी प्रक्रिया है जिससे कि अलाउ होता है किसी भी इंडिविजुअल, आपका व्यक्तिगत कोई भी प्राइवेट कंपनी है या फिर बिजनेस, टू गेट ए फ्रेश स्टार्ट बाय डिस्चार्जिंग सम ऑफ ऑल देयर डेब्ट्स। बोला जा रहा है कि एक आपको फ्रेश स्टार्ट करने का एक मौका देता है बैंकरप्सी, जिससे कि आपके जो भी डेब्ट है, कर्ज है, सभी कर्जों को या फिर कुछ कर्जों को एलिमिनेट करने का, समाप्त कर दिया जाता है, उसके कर को चुकता कर दिया जाता है बैंकरप्सी फाइल कर देने से। अब कर को कैसे भी, लोन को कैसे भी चुकता कर दिया जाएगा, चाहे उसके एसेट को बेच करके। उसके बाद भी अगर घट रहा है तो सरकार का काम है उस पैसे को देना। ठीक है, तो आप यहाँ से आज़ाद हो जाइएगा, बैंकरप्सी फाइल कर दीजिएगा। तो अब जो भी आपके एसेट को बेचना है, कैसे क्या करना है,
आप उससे आज़ाद हो गए हैं। अब उधर कोर्ट का काम है, वो कैसे भी करके आपके कंपनी का नीलामी करवाएगा, ठीक है, दिवालिया घोषित करेगा, नीलामी करवाएगा, उससे पैसे जो होंगे वो डेब्ट वाले को थमा दिया जाएगा। दीज आर टू मेन टाइप्स ऑफ। अब देखिए आपने बैंकरप्सी समझ चुके हैं, ठीक है। अब कुछ कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ जिससे कि आप ये समझ पाए कि क्या, जैसे अमेरिका में बैंकरप्सी के क्या नियम है। तो अमेरिका के कानून कह लीजिए चैप्टर 7 और चैप्टर 13 में 2 प्रकार के बैंकरप्सी को बताया गया है। आप इसको मैं बता देता हूँ। जैसे बैंकरप्सी 7 जो है ना, चैप्टर 7 में जो वर्णित है वो है लिक्विडेशन बैंकरप्सी। इसमें क्या होता है, तो ये एक मान लीजिए ये आपके क्या होता है, तो इसमें आपके कंपनी को, आपके जो भी डेब्ट को, डेवेटर देख रहे हैं, डेवेटर यानी कि आपने लोन लिया है तो आप डेवेटर हो गए, ठीक है। तो उसके एसेट को क्या किया जाता है, सोल्ड किया जाता है। किस लिए, तो पे ऑफ क्रेडिटर्स को पे करने के लिए, पैसे देने के लिए, किसके, डेवेटर के एसेट को, संपत्ति को बेच दिया जाता है। अगर कोई रिमेनिंग पैसा डेब्ट कर्ज बच भी जाता है तो उसको डिस्चार्ज कर लिया जाता है, मान लीजिए माफ़ किया जाए या फिर कोर्ट के द्वारा चुकता कर लिया जाएगा। तो ये हो गया बैंकरप्सी 7, चैप्टर 7 में वर्णित है अमेरिका के। उसमें इसमें क्या है, एसेट को डेबिटर के बेच दिया जाता है। अब देखिए एक यहाँ पे बैंकरप्सी 13 बताया गया है। इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है कि डेबिटर के क्या है, उसको रीपेमेंट प्लान, अगर मान लीजिए आप है एक अच्छे पार्टी, आपका कोई रोजी रोटी है, आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन दिवालिया घोषित हो गया है, लेकिन चूंकि आप पैसे कमाने वाले व्यक्ति हैं, आपका कोई और भी धंधा है, तो आपको 3 से 5 साल का समय दिया जाता है। 3 to 5 years का आपको समय दिया जाता है, जिसमें आपको एक छोटे छोटे अमाउंट करके 3 से 5 साल के समय के अंदर अंदर सारे लोन को चुकता करना है डेबिटर को। तो ये जो चैप्टर 13 वाला बैंकरप्सी है, ये इसमें आपके एसेट को नहीं बेचा जाता है, ये आपका सुरक्षित रहता है। लेकिन आप तभी आपको दिया जाएगा जब आप एक रेगुलर इनकम कमाने वाले हों व्यक्ति, तो आपके पास एबिलिटी अगर रहेगी कि 4-5 साल में आप पैसे चुका दीजिएगा, तो ही आपको बैंकरप्सी 13 के वाले में शामिल किया जाएगा, आपके एसेट को नहीं बिका जाएगा। अगर देखिए, अगर अमेरिका में आपके पास कोई भी नहीं क्षमता है कि आप रीपे कर सके, तो आपके डेबिटर का एसेट जो है उसको बेच दिया जाएगा। तो ये 2 प्रकार के डेब्ट हो गए अमेरिका में। अब यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे अब चलिए हम लोग देख लेते हैं। अब देख लेते हैं इंडिया का क्या है कानून। इंडिया में आप बैंकरप्सी इन इंडिया, ये क्या होता है, इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। लेकिन पहले इस कानून को जानिए कि बैंकरप्सी का जो कानून है वो आपके बैंकरप्सी कोड या फिर इंसॉल्वेंसी वाले में 2016 आईबीसी में यहाँ पे रखा गया है उस कानून को, ठीक है। बैंकरप्सी का जो भी कानून है उसको आईबीसी 2016 द्वारा शासित होता है, जिसमें दिवालियापन संहिता, बैंकरप्सी कोड या फिर इंसॉल्वेंसी, दिवालियापन, मान लीजिए एक प्रकार का कानून है, ठीक है, वर्णित है कानून में। इसमें आपको ये सब चीज़ें मिलता है। इसमें बताया क्या गया है, इसमें बताया गया है कि अंडर आईबीसी ए पर्सन और एंटिटी इज कंसिडर बैंकरप्ट इफ दे आर अनेबल टू पे देयर डेब्ट्स। आईबीसी के द्वारा उसमें क्या बताया है, कोई व्यक्ति या कोई संस्था, उसको बैंकरप्ट कंसिडर कर लिया जाएगा अगर वह अयोग्य हो जाता है कर्ज को चुकाने में, तो उसको बैंकरप्ट घोषित कर दीजिए, उसको मान लिया जाता है। अब 2 प्रकार के बैंकरप्सी दिवालियापन भारत में होते हैं। क्या है, तो फर्स्ट है आपका कॉरपोरेट बैंकरप्सी, ठीक है, कॉरपोरेट बैंकरप्सी। इसमें क्या होता है, तो दिस अप्लाइज टू कंपनीज, यह कंपनी के लिए अप्लीकेबल है, या फिर लिमिटेड
लियाबिलिटी पार्टनरशिप, इसके बारे में भी मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोग को एंटरप्रेन्योरशिप में पढ़ाया था, ठीक है। और फिर आपके हैं कॉर्पोरेट एंटिटीज। इस तीनों में अगर पैसे की कमी होती है, दिवालियापन उसको घोषित किया जाएगा, तो इसको बोला जाएगा कॉर्पोरेट बैंकरप्सी। अब देखिए पर्सनल बैंकरप्सी क्या होता है भारत में, दो प्रकार के बैंकरप्सी, तो एक होता है पर्सनल बैंकरप्सी, तो दिस इज अप्लाइज टू इंडिविजुअल, यह व्यक्तिगत दिवालियापन है, यह आपके पर्सनल पे लागू होता है व्यक्ति पर। अब आपको देखना है बैंकरप्सी तो हो गया है, अब आपको क्या करने हैं, बैंकरप्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन होता है तो देखिए द प्रोसेस ऑफ बैंकरप्सी इन इंडिया इज इनिशिएटेड बाय ए क्रेडिटर्स। आपको ही देखिए बैंकरप्सी इन इंडिया इनिशिएटेड बाय क्रिएटर्स हु फाइल्स ए पिटीशन विद द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो बैंकरप्सी का जो प्रोसेस जो होता है वो लेनदार द्वारा शुरू किया जाता है, जिसने पैसा लिया है वो क्रेडिटर उसे शुरू करता है। और कैसे शुरू करता है, तो क्रेडिटर जो पैसे लिया है वही फाइल करता है पिटीशन, ठीक है। जो बैंक वाले हैं वो फाइल नहीं करेंगे, बैंक वाले तो आप पर एफआईआर कराएंगे अगर आपने बैंकरप्सी फाइल नहीं किया तो। इसलिए बैंक को एक्शन लेने से पहले आपको ही हाथ करने हैं और कोर्ट में जा कर के बैंकरप्सी का पिटीशन फाइल करना है, ठीक है। तो क्रेडिटर जो है जिसने लोन लिया है उसी को फाइल करने हैं पिटीशन। कहाँ पे करने हैं, तो भारत में देख लीजिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जिसको बोला जाता है एनसीएलटी, और हिंदी में इसको बोलेंगे राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण। इसमें आपको पिटीशन फाइल करने हैं, ठीक है। या फिर आप एक और जगह पे पिटीशन फाइल कर सकते हैं जो है आपका डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, DRT। क्या बोला जाता है इसको, DRT। हिंदी में इसको बोलते हैं ऋण वसूली न्यायाधिकरण। इसमें आपको क्या करना है, याचिका दायर कर देना है। उसके बाद क्या होगा, तो ये जो दोनों संस्थाएं हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, वो क्या करेंगे, दिवालियापन की प्रक्रिया के वो लोग मतलब आपके कंपनी को दिवालियापन तो घोषित हो चुका है, उसको अब वो लोग बेचवाने के लिए एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को यहाँ पे अपॉइंट करेंगे, ताकि आपका जो बैंकरप्सी का जो प्रोसेस है, आपके एसेट को बेचा जाएगा, आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नीलामी होगा, वो इनके देखरेख में होगा, ठीक है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के देखरेख में होगा। और ये अपॉइंट कौन करेंगे, तो अपॉइंट करेंगे आपके नेशनल NCLT या फिर DRT करेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं अब आगे बताया गया है कि द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल विल फर्स्ट ट्राई टू रीच ए सेटलमेंट बिटवीन द डेबिटर एंड देयर क्रेडिटर्स। क्या है, तो अब वो जो दो संस्थानें थी आपका NCLT और DRT, उसने नियुक्त कर दिया है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो आपके एसेट को बेचवाएंगे या बैंकरप्सी का प्रोसेस करवाएंगे। तो वो लोग क्या करेंगे, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो होंगे वो सबसे पहले ट्राई करेंगे सेटलमेंट करने का, एक समझौता करने का, किसके बीच में, तो डेबिटर एंड देयर क्रेडिटर्स, ठीक है। जिसने पैसे दिए हैं वो और जो पैसा लिया है उसके बीच में, यानी मान लेते हैं आपने पैसा लिया है, जिससे पैसा लिए हैं उसमें और आप में एक सेटलमेंट करवाने का कोशिश करेंगे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, ठीक है। पहला काम होगा सेटलमेंट का, ठीक है। कुछ बोलेंगे कि तुम कुछ बढ़ जाओ और उससे डेबिटर को बोलेंगे कि तुम कुछ कम जाओ क्योंकि ये उतना पैसा नहीं चुकाएगा, ऐसा ऐसा करके सेटलमेंट कराने का प्रयास करेंगे। सेटलमेंट अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब इफ़ ए सेटलमेंट कैन नॉट बी रिच्ड, द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के जो व्यक्ति होंगे ना, बिल देन उसके बाद वो करेंगे सेल द डेबिटर्स एसेट्स, डेबिटर्स एसेट को सेल करेंगे, किस लिए,
तो उसके कर्ज को पूरा करने के लिए, उसके कर्ज को देने के लिए, ठीक है। यदि कोई समझौता नहीं होता है तो जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, दिवालिया पेशेवर, वो देनदार का कर्ज चुकाने के लिए उसकी संपत्ति बेच देगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपका है नेक्स्ट स्टेप, इफ़ द डेबिटर एसेट आर नॉट इनफ टू पे देयर डेब्ट। अगर उसके संपत्ति को बेचने के बाद भी डेबिटर का एसेट इनफ नहीं है जिससे कि सारे डेब्ट कर्ज को चुकता किया जाए, तो द रिमेनिंग डेब्ट विल बी डिस्चार्ज। तो जो भी शेष कर्ज जो बचा ना, उसको चुकता कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? तो वही ये जो आपके जो कंपनी थे ना, NCLT और DRT, उसके द्वारा उसे पैसे को चुकाया जाएगा, ठीक है। बैंकरप्सी फाइल करने का यही तरीका है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई पैसे बच जाते हैं, मान लीजिए NCLT अगर नहीं चुकाया, ठीक है, तो डेब्ट आर नॉट रजिस्टर्ड, हाउएवर द डेबिटर विल स्टिल बी लायबल फॉर डेब्ट। अगर कोई पैसे को नहीं चुकता किया जाता है तो उसके लिए NCVLT करके जो थे आपके, NCLT या फिर DRT, वो जिम्मेवार नहीं होंगे। जिम्मेवार अगर कोई पैसा अभी भी नहीं चुकाया जाता है बैंकरप्सी का प्रोसेस होने के बावजूद भी, तो उसके जिम्मेवार आप ही होंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं होने वाला है। देख लीजिए अब क्या है। अब क्या है, देयर इज ए नंबर ऑफ कंसिक्वेंस ऑफ बैंकरप्सी इन इंडिया। अब बहुत सारे परिस्थिति है, परिणाम हो सकते हैं जिससे आपके दिवालियापन भारत में होने के संभावना होते हैं, जिसमें क्या क्या शामिल है, दिस इंक्लूड्स। सबसे पहला तो शामिल है कि द डेबिटर एसेट में बी सोल्ड टू पे ऑफ देयर डेब्ट। अब पहला है क्या, डेबिटर का एसेट को बेच दिया जाता है कर्ज को चुकता करने के लिए, ठीक है। देनदार की संपत्ति उसके ऋण का भुगतान करने के लिए बेच दी जाती है। तो फर्स्ट ए आपका हो गया, इंडिया में बैंकरप्सी के में ए शामिल हो गए, अब बैंकरप्सी में ही आप शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट क्या है, तो द डेबिटर में बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम टेकिंग सर्टेन एक्शन सच एज ओपनिंग ए न्यू बैंक अकाउंट और गेटिंग ए लोन। इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे एक बैंक अकाउंट, देखिए, देनदार को कुछ कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। अब बैंकरप्सी जब भारत में होता है तो उसमें जो डेबिटर जो है, देनदार है, उस पर क्या होता है, तो प्रतिबंध किया जाता है। देनदार को कुछ कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है, जैसे बैंक अकाउंट का खाता खोलना या ऋण प्राप्त करना। आपका जब दिवालियापन घोषित होगा ना, तो आपको समस्या आने वाली है। आपका बैंक से लोन नहीं मिलेगा, आप एक नया खाता भी नहीं खोल पाएंगे, 100% नहीं खोल पाएंगे, ये नहीं है, मुश्किल होगा, ठीक है। द डेबिटर क्रेडिट स्कोर में भी अफेक्टेड। अगर हम लोग का कंपनी दिवालियापन घोषित होता है तो हम लोगों का क्रेडिट स्कोर है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा। अब क्रेडिट स्कोर क्या होता है, तो उससे आपको क्रेडिट कार्ड का सहायता कोई बैंक आपको देते हैं, क्रेडिट कार्ड भी आप कह लीजिए लोन है, ठीक है। तो आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, आप कोई भी सरकारी संस्था में भी एजुकेशन लोन लेना चाहे तो भी आपको मुश्किल होगा। तो यही होता है, क्रेडिट स्कोर आपका सुरक्षित रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, ठीक है। देखिए, व्हिच कैन मेक इट डिफ़िकल्ट टू गेट ए लोन। लोन लेने में आपको परेशानी होगी जब आपका दिवालियापन हो जाता है। तो क्रेडिट कार्ड इन फ्यूचर, क्रेडिट कार्ड भी आपको मिलने में मुश्किल होगा, मिल सकता है लेकिन डिफ़िकल्टीज का सामना करना होगा। अब क्या है, बैंकरप्सी कैन be a difficult experience but it can be also a fresh start।
अब बैंक दिवालियापन जो होता है वो बहुत ही दुखद अनुभव होता है, बहुत ही समस्या वाला एक्सपीरियंस होता है, लेकिन ये नहीं है कि बहुत ख़राब है। इससे आपको एक नया जीवन प्रदान होता है। आप कह लीजिए कि आपको एक फ्रेश स्टार्ट करने का एक मौका मिलता है, तो ये आपके लिए एक नया जीवन के भांति ही हुआ ना। ठीक है, इफ़ यू आर कंसिडरिंग फिलिंग फॉर बैंकरप्सी, अब आपको सलाह मैं दे रहा हूँ कि अगर आप बैंकरप्सी के लिए पिटीशन फाइल करते हैं या फिर सोच रहे हैं कि बैंकरप्सी को फाइल किया जाए, तो क्या इम्पोर्टेंट बन जाता है, तो कंसल्टेंट विथ एन एक्सपीरियंस्ड बैंकरप्सी एटॉर्नी टू डिस्कस योर ऑप्शन। आपके पास क्या क्या ऑप्शन होंगे बैंकरप्सी फाइल करने के पहले, आपको इसके बारे में करना होगा। बैंकरप्सी एटॉर्नी एक प्रकार का वकील होता है, ठीक है। एटॉर्नी एक प्रकार का वकील हुआ, उससे आप राय विचार मशवरा लीजिए, वो आपको समझाएंगे कि आपके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब क्या है, कुछ और आपको मैं टिप्स दे देता हूँ कि आप अगर दिवालियापन अगर भारत में होता है तो आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो जानने की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि द आईबीसी इज ए रिलेटिवली न्यू लॉ। देखिए आईबीसी 2016 में जो लॉ लागू हुआ है दिवालियापन घोषित होने का, तो यह एक क्या है, अपेक्षाकृत एक नया कानून है, रिलेटिवली एक कानून बनाया गया है। देयर आर स्टिल सम अनसर्टेनिटीज अबाउट हाउ इट विल बी इंटरप्टेड एंड अप्लाइड। इसके बारे में अभी भी अनसर्टेनिटीज है कि कैसे इस बैंकरप्टी को इंटरप्टेड अगर हो जाए, अप्लाइड करना हो, तो इसके बारे में अभी भी कुछ अनिश्चितताएं हैं, ठीक है। मान लेते हैं अनिश्चितताएं कैसे है, अनिश्चितताएं तब हो जाती है जब आपके सारे एसेट को बेच देने के बाद भी अगर लोन चुकता न हो, तो ऐसे केस में अनिश्चितताएं बरकरार है। कोई फिक्स कानून यहाँ पे नहीं बनाया गया है। आप देख सकते हैं यह एक नया कानून है, इसकी व्याख्या और कार्यान्वयन कैसे किया जाएगा, इसके बारे में अभी कुछ अनिश्चितताएं हैं। कैसे कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है ये एकदम फिक्स नहीं है, इस पर अनिश्चितताएं बरकरार है। समय परिस्थिति जैसा होगा उसके अनुसार कोर्ट या फिर ये जो NCLT DRT जो संस्थाएं थी वो सब निर्णय करेंगे समय और परिस्थिति को देख करके, सिचुएशन को देख करके। अब देखिए, द बैंकरप्सी प्रोसेस कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग। ये जो प्रोसेस जो होता है दिवालियापन की प्रक्रिया जटिल तो है ही, समय भी खर्च लगेंगे ही लगेंगे। अब आपको बताया जा रहा है कि दिस इज़ इम्पोर्टेंट टू सीक लीगल एडवाइस बिफोर फिलिंग द बैंकरप्सी। मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि आप अगर बैंकरप्सी फाइल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप कानूनी सलाह लीजिए, ठीक है। दिवालियापन के लिए आवेदन करने से पहले कानूनी सलाह लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विथ डेब्ट, अगर आप कर्ज को चुकता करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, कर्ज से आप अगर जूझ रहे हैं, तो देयर आर अदर ऑप्शन अवेलेबल टू योर बिसाइड बैंकरप्सी। अगर आप कर्ज से जूझ रहे हैं ना, तो आपके पास दिवालियापन हो जाना ही एक ऑप्शन नहीं है, उसके अलावा भी आपको एक और ऑप्शन, एक आध दो ऑप्शन अवेलेबल है आप मार्केट में। क्या क्या अवेलेबल है, तो यू मे बी एबल टू नेगोशिएट ए सेटलमेंट विथ योर क्रेडिटर्स। क्या है, तो क्रेडिटर्स से आप सेटलमेंट कीजिए बातचीत के माध्यम से। फर्स्ट ए ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। दूसरा ऑप्शन जो अवेलेबल है वो है टू बी एलिजिबल फॉर डेब्ट रिलीफ प्रोग्राम्स। ये क्या है, तो आपके ऋण राहत कार्यक्रमों के लिए पात्र अगर आप हो सकते हैं, तो उससे भी आपका ये जो डेब्ट है ना, कर्ज से आप जूझ रहे हैं, उसमें राहत मिलेगी अगर आप एलिजिबल है। आपके पास ऑप्शन है डेब्ट रिलीफ प्रोग्राम का, ठीक है।
इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टारगेट फाइनेंशियल एडवाइज़र टू डिस्कस योर ऑप्शंस। और आपके बारे में कुछ और भी ऑप्शन होते होंगे, उसके बारे में आपको जानने हैं। अगर आप कर्ज से परेशान हो रहे हैं तो आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात विमर्श कीजिए, उनसे सलाह लीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे बैंक्रप्सी के बारे में पूरा प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप। मैंने आपको अमेरिका के बारे में भी बताया, मैंने आपको इंडिया के बारे में भी बता दिया। अब आपको इसके बारे में पूर्णतः नॉलेज हो चुका होगा। तो सक्सेशन जो होता है, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।